देखते हैं क्या है, व्हाट इज स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। सर हाँ सर जब क्लास खत्म होगी उससे पहले आप मुझसे बस 5-7 मिनट्स बात कर सकते हो। तो स्ट्रेचिंग ऑफ वायर में सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी आपका वायर है वो सेम मटेरियल का ही रहेगा, तो यानी इसका रो कांस्टेंट रहेगा, बाकी सारी चीजें बदलेंगी, बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। देखो क्या है, लो इनिशियली आपका कोई वायर इस तरीके से है, इनिशियली कोई वायर आपका इस तरीके से है जिसका लेंथ L1 है और जिसका एरिया A1 है। क्रॉस सेक्शन एरिया जो होती है ये वाली एरिया, ये क्या है, ये A1 है। अब बाद में इसको जो है पतला कर दिया जाता है खींच करके, तो इसको पतला करेंगे तो मटेरियल तो उतना ही है इसको, तो ये क्या होगा, ये लंबा हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी ना, लेंथ बढ़ेगी इसकी तो इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा। अब मान लेते हैं स्ट्रेच के बाद में इसकी लेंथ L2 हो गई है और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है घट करके वो A2 हो गई है। ठीक है, ओके। एरिया A1 जो होगी वो पाई R1 स्क्वायर होगी और यहाँ पे एरिया A2 जो होगी ये कितनी होगी, पाई R2 स्क्वायर होगी, अगर इसका रेडियस R2 हो जाए, यहाँ पे R1 रेडियस रहा हो तो। ओके, चूंकि सेम मटेरियल है, सेम चीजें हैं ये, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है, तो देखो क्या है, यहाँ पे भी इसका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी रो ही रहेगा, यहाँ पे भी रो ही रहेगा, तो दोनों सिचुएशन के लिए आप रो निकालो। इसके लिए रो इक्वल टू कितना होगा, R1। लेट्स इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 हो गया है, तो R1 A1 अपान L1 और इसके लिए रो कितना होगा, ये R2 L2 अपान A2 होगा। अब चूंकि सेम मटेरियल ही है तो दोनों का रो सेम ही होगा, तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो दोनों को इक्वेट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा आपको, 1 एंड 2 क्या मिलेगा आपको, मिलेगा R1 A1 अपान L1 इक्वल टू R2 A2 अपान L2। आपको निकालना है R1 R2 की वैल्यू, तो R1 अपान R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, L1 अपान L2 इंटू A2 अपान A1 हो जाएगा। दिस इज द सिंपलेस्ट रिलेशन दैट यू हैव, दिस इज द सिंपलेस्ट रिलेशन दैट यू हैव। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज, जो कि मटेरियल तो जो था जितना था उतनी ही रह गया है आपके पास में, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू कितना होता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है A इंटू एल, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, सिलेंडर का वॉल्यूम है ना, तो A1 L1 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका A2 L2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का बी भी सेम ही रह जाएगा ओवरऑल, तो यहाँ से भी आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा A1 L1 इक्वल टू A2 L2। दिस मीन्स ये आपको दे देगा A2 बाई A1, क्या दे देगा, A2 बाई A1 इक्वल टू L1 बाई L2। ठीक है, A2 बाई A1, A2 बाई A1 इक्वल टू L1 बाई L2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे A2 बाई A1 की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दो इसमें ला करके, तो ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको L1 बाई L2 इंटू अगेन L1 बाई L2 मिल जाएगा, और ये बन जाएगा L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। सर हाँ मैंने उसमें डिस्कनेक्ट हो गई है। ओके, वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। आपने इक्वेशन 1 में R1 A1 बाय L1 लिखा है और इक्वेशन 2 में R2 L2 बाय A2 क्यों लिखा है? हाँ इसको सही कर लो, वो हमेशा RA ही होगा, क्या होगा, RA ही होगा। ठीक है, ओके, देखो यहाँ पे हमने उसके सही कर लिया था, तो ये क्या होगा, RA। ठीक है, रोने का काम तो RA का ही है ना, तो RA ही होगा, बात क्लियर हो गई। ठीक, और दोनों चूंकि रेजिस्टिविटी की वैल्यू है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों को इक्वल कर दिया, यहां से R1 बाई R2 की वैल्यू निकाल लेना है,
ये बन जाएगा L1 अपान L2 A2 बाई A1। ये सबसे पहला रिलेशन आपका बनेगा। क्या बनेगा? सबसे पहला रिलेशन बनेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि इसमें से किसी एक चीज को आपको गायब करना है, चाहे ए को गायब कर दो चाहे एल को गायब कर दो, तो क्या मिलेगा आपको? तो उसके लिए आपको ये रिलेशन वॉल्यूम वाला रिलेशन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सेम वायर को स्ट्रेच किया गया है तो वॉल्यूम इसका कांस्टेंट रहेगा। तो इनिशियली इसका वॉल्यूम A1 L1 था, फाइनली इसका वॉल्यूम A2 L2 है, दोनों सेम होगा तो A1 L1 इक्वल टू A2 L2 मिल जाएगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा A2 बाई A1 इक्वल टू L1 अपान L2। तो इक्वेशन 3 को यूज करते हुए आप A2 बाई A1 के वैल्यू L1 बाई L2 पुटअप कर दिया तो आपको मिल गया एक और रिलेशन। क्या मिला? R1 बाई R2 इक्वल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, R1 बाई R2 इक्वल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर मिल गया आपको। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़े। इसी इक्वेशन में L1 बाई L2 के जगह पे A2 बाई A1 लिखा जा सकता था। ठीक है, क्या लिखा जा सकता था? बोलो। इसी इक्वेशन में L1 L2 की जगह A2 बाई A1 लिखा जा सकता था, तो ये बन जाता R1 बाई R2 इक्वल टू A2 बाई A1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो A इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर ही पाई R2 स्क्वायर होता है, इसकी वैल्यू पुटअप कर दो तो बन जाएगा पाई R2 स्क्वायर अपान पाई R1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा R2 बाई R1 के पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, ठीक बेटा? यस सर। ठीक मनस्वी? तो आपको यहां से एक और रिलेशन मिल गया। क्या मिल गया? 1 बाई R2 इक्वल टू A2 बाई A1 का होल स्क्वायर या R2 बाई R1 पावर 4। इस R के जगह पे हम डायमीटर भी पुटअप कर सकते हैं। डायमीटर कैसे पुटअप होगा? डायमीटर ऐसे पुटअप होगा कि इसको 2 से डिवाइड कर दें, दोनों पे 2 2 डिवाइड हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको डायमीटर लिख सकते हैं डायरेक्टली D2 बाई D1। कितना हो जाएगा? D2 बाई D1 का पावर 4। इससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, आपको R निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार आपको डायरेक्टली डायमीटर दिया होगा, आपको रिलेशन मिल जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। तो इसको इतना नोट कर लिया, तो इसको समराइज कर लेते हैं। कहीं पे नोट कर लिया? यस सर। तो इसको समराइज कर लेते हैं। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर को, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर को समराइज करते हैं कि किसी भी वायर को अगर आप स्ट्रेच करोगे, क्या करना है? स्ट्रेच करोगे तो स्ट्रेच करने पे उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2 हो जाए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 हो जाए, इसकी लेंथ L2 हो जाए, इसकी लेंथ L1 हो जाए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 रहा हो, तो इसका भी रो रहेगा, इसका भी रो रहेगा। तो हमने जो रिलेशन ड्राइव किया वो हमको मिला, इफ लेंथ इज गिवन, क्वेश्चन क्या दिया है? इफ लेंथ इज गिवन then you will use this formula R1 proportional to L square or R1 by R2 equal to R1 by R2 equal to L1 by L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड इफ डायमीटर or radius is given, diameter or radius is given, then you will use this relation R proportional to 1 upon R1 square, R1 power 4, or R1 upon R2 equal to R2 upon R1 power 4 or D2 by D1 power 4। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक रिलेशन को यूज करोगे डिपेंडिंग ऑन
कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन दे करके आपके वायर को स्ट्रेच किया गया है। इसको समझने में दो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। पहला कॉन्सेप्ट यूज हुआ सेम मटेरियल है तो रो कांस्टेंट रहेगा, और दूसरा है चूंकि उसी वायर को आपने स्ट्रेच किया है तो उसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बात हो गई। तो देख सकते हैं कि आफ्टर स्ट्रेचिंग अगर लेंथ आपकी इंक्रीज कर रही है, क्या है, आफ्टर स्ट्रेचिंग अगर लेंथ आपकी इंक्रीज कर रही है तो आप देख सकते हैं कि जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो n स्क्वायर टाइम्स आपका इंक्रीज कर जाएगा। लिख लेते हैं इसको जरा, नोट, इतना नोट कर लिया। 1 मिनट सर। यस सर। ठीक, यस तो जो भी इसका रिजल्ट है उसको, क्या कोई डाउट है? नहीं सर। चलिए, जो भी है उसके रिजल्ट को समराइज कर लेते हैं। आफ्टर स्ट्रेचिंग after stretching, if length increases, by n times, then resistance will increase by n square times. That is R2 will be n square R1. ठीक है, ठीक है। सिमिलरली अगर R आपने इंक्रीज लेंथ इंक्रीज किया था तो R डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली इफ radius decreases, similarly if radius decreases या reduced, similarly if radius be reduced to 1 by n times, ध्यान रखना ये 1 by n टाइम्स किया है हमने, then area of cross section decreases 1 by n square times. So the resistance becomes n power 4 times. That is R2 will be n power 4 R1.
परसेंटेज यहाँ थोड़ा परेशान करेगा, फिर से एक बार आप लोगों को, तो परसेंटेज के लिए अवेयर रहेंगे, कैलकुलेशन 100 को लेकर के करना हमेशा अच्छा रहेगा। आफ्टर स्ट्रेचिंग if length of a conductor increased by X%, then resistance will increases by 2x%. This is valid only if x is less than 10%. तो डायरेक्ट आंसर देने के लिए ट्रिक है ये, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा सेम लेंथ वाले पर, तो आपको पता है कि R इक्वल टू रो ए बाई एल होता है। रेजिस्टेंस एल सेम कर दिया तो रो R प्रोपोर्शनल टू ए हो जाता है ना। सही लिखा मैंने, गलत लिखा है? बोला करो, हम बोल लिखते हैं वो सही हो जाएगा। रो एल बाई ए, ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो लॉस डिपेंड करेगा एरिया पर, और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, तो जिसका रेजिस्टेंस कम उसका एरिया आपका ज्यादा है, ठीक है। जिसका एरिया ज्यादा उसका लॉस ज्यादा होगा। तो यहाँ से डायरेक्टली रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल लिया, ए का रेजिस्टेंस 1 है तो बी का 2 है, ए का रेजिस्टेंस कम है तो एरिया ज्यादा हो जाएगा, उसका लॉस ज्यादा हो जाएगा, जो कि यहाँ से भी देख सकते हैं हम को देखा था। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, और इस चैप्टर में की जान यही चीज है, इसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, अगर ये समझ में आ गया तो समझ लो चैप्टर आ गया पूरा। दो तरीके की ग्रुपिंग होगी, एक सीरीज की ग्रुपिंग होगी, एक पैरेलल में ग्रुपिंग होगी। किसमें होगी? पैरेलल में ग्रुपिंग होगी, एक सीरीज में ग्रुपिंग होगी। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सीरीज में ग्रुपिंग होगी तो इस तरीके से जुड़ेंगे ये, तो कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि इन सबको हटा करके इनकी जगह पे एक रेजिस्टेंस आपको डालना है। आपको वन सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, इन तीनों को हटा करके ये काम करना है। इसकी वैल्यू चाहिए आपको, इन तीनों की जगह पे आप एक रेजिस्टेंस लगाना चाहते हो, ये कॉम्बिनेशन आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है। कि मल्टीपल रेजिस्टेंस है सर्किट में, तो आप एक लगाना चाहते हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। ये सीरीज कॉम्बिनेशन जहाँ पे हैंड टू हैंड जुड़े होते हैं। दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पे ये ऐसे होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं? दोनों हैंड जुड़े होते हैं, दोनों हैंड जुड़े होते हैं। देखो ध्यान से, ये दोनों हैंड जुड़े हुए हैं रेजिस्टेंस के। यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है इस तरीके से। मान लो ये R1 है, ये मान लो R2 है, ये मान लो R3 है, और यहाँ पे आगे जाके बैटरी आपको जोड़नी है। कॉम्बिनेशन निकालने का मतलब, रिजल्टेंट निकालने का मतलब, इस पूरी की जगह पे आप एक रेजिस्टेंस लगाना चाहते हो और आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहते हो। अब कॉन्सेप्ट की बात देखते हैं, तो कॉन्सेप्ट की बात ये हुई कि अगर इससे आप बैटरी जोड़ दोगे, क्या जोड़ दोगे? बैटरी जोड़ दोगे, तो मान लो अगर इसमें से करंट आई,
तो देखो क्या है, सीरीज में जितनी करंट आएगी यहाँ इन करेगी उतनी ही करंट यहाँ पे आउट हो जाएगी, जितनी करंट यहाँ इन करेगी उतनी ही करंट आउट हो जाएगी, जितनी करंट यहाँ इन करेगी उतनी करंट आउट हो जाएगी। तो इसका मतलब सारे के सारे रेजिस्टेंस में जो करंट जा रही है वो आई ही करंट जाएगी। यहाँ पे आप बैटरी लगा दोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे बैटरी लगा तो क्या बनेगा, मान लेते हैं यहाँ से करंट आई गई, ये करंट आई यहाँ पे जाएगी तो पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी। इसमें करंट I1 जाएगी, इसमें करंट I2 जाएगी, इसमें करंट I3 जाएगी। यहाँ से I3 बाहर आएगी, यहाँ से I2 बाहर आएगी और यहाँ से I1 बाहर आएगी। तीनों जुड़ करके यहाँ से I बाहर निकल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना ये तीन के तीनों रेजिस्टेंस जो दो पॉइंट से जुड़े हों, दोनों पॉइंट डायरेक्ट बैटरी से जुड़ी हुई हैं, मतलब तीनों रेजिस्टेंस का वोल्टेज सेम होगा। इसका भी वोल्टेज B होगा, इसका भी B होगा, इसका भी B होगा। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। यहाँ पे इनका वोल्टेज करंट सेम है, आपको पता है B इक्वल टू आई आर होता है, B इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। अगर I कांस्टेंट हो गई है, I कांस्टेंट हो गई है, R वेरी करा तो B को वेरी करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू B1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू B2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू B3 हो जाएगी। यहाँ पे देखो करंट वेरी कर रही है, यहाँ पे पोटेंशियल वेरी कर रहा है। जो कांस्टेंट है उसको ले लेंगे अब, ठीक है। तो ओवरऑल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पहले सिस्टम का ओवरऑल पोटेंशियल हो जाएगा, इस वाले सिस्टम का पोटेंशियल हो जाएगा B1 क्या हो जाएगा प्लस B2 प्लस B3 हो जाएगा। इस वाले सिस्टम में चूंकि करंट वेरी कर रही थी तो ओवरऑल करंट निकालना पड़ेगा, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पे जितनी देखो दोनों तार साथ में जुड़े हुए हैं, जितनी करंट इन करेगी उतनी करंट आउट हो जानी है। यहाँ पे दोनों तीनों रेजिस्टेंस एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं तो तीनों का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। जिसमें जो चीज वेरी कर रहा था उसको जोड़ना हमने स्टार्ट कर दिया। तो B1 की वैल्यू लिखो, B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B इक्वल टू आई आर, ये I1 R हो जाएगा, R1 I1 R2, I2 R2, I3 R3 हो जाएगा, है ना। सही लिखा मैंने? यस सर। नहीं, बोलिए सर आपने गलत लिखा है। इन तीनों में करंट आई है तो सर आप आई लिखिए, I1 नहीं है, यहाँ पे क्या लिखो, आई लिखिए। यहाँ पे लिख दिया आई हमने, और जब आई लिख दिया तो यहाँ से आई कॉमन निकल जाएगा, आ जाएगा यहाँ नीचे बन जाएगा B बाई आई, ये बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 बन गया। अब R1 प्लस R2 प्लस R3 की इक्विवेलेंट अगर इस रेजिस्टेंस को लगा दें तो भी आपको B बाई आई मिल जाएगा, B बाई आई मिल जाएगा। तो ये बन जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सेकेंड वाले में देखो आपका करंट वेरी कर रहा था तो करंट निकालना है टोटल आपको और इसकी वैल्यू लिखना है। तो I इक्वल टू कितना, B इक्वल टू आई आर होता है तो I इक्वल टू B बाई आर होगा। वोल्टेज सेम है तो B बाई R1 हो जाएगा, B बाई R2 हो जाएगा, ये B बाई R3 हो जाएगा। ये I है, ऊपर से B कॉमन लेके नीचे लाके डिवाइड कर दो तो B बाई आई बाई B बन जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब अगर इस वैल्यू का आप R डाल दो इसमें तो ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/R भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट होगा और सीरीज में R इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आप देखोगे सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ करके इंक्रीज कर जाएगा जबकि पैरेलल में रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है, और जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा उसकी पूरी की पूरी वैल्यू जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी छोटी होगी। ठीक है, तो अगर आपको मीडियम में
आर कम करना है तो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ लो, अगर आर बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ लो। नोट कर लिया? एक मिनट सर। इस आर को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, चलो भी आगे करेंगे। बस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखोगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना ध्यान रखना है जितनी करंट सीरीज में इंटर करेगी उतनी ही आउट होनी है। पाइप में, किसी पाइप में जितना पानी आप डालोगे उस पाइप से उतना ही पानी बाहर निकलेगा, ठीक है? बीच में रुक नहीं सकता वो। बस इतनी सी बात ध्यान रखोगे तो सीरीज क्लियर हो गया। और पैरेलल में ध्यान रखना है जब दोनों सेम पॉइंट से जुड़े हुए हैं तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा सबका, ठीक है? यस सर। तो चाहो तो यहीं पे नोट लिखते चलो, क्या? सेम करंट इन ऑल रेजिस्टेंस, सेम करंट इन ऑल रेजिस्टेंस। यहां पे क्या होगा? सेम पोटेंशियल अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंस। बस यही आपको हेल्प कर देगा। तो सेम करंट है तो यहाँ पे आप वोल्टेज ऐड करोगे, ठीक है? यहाँ पे आपके पास सेम वोल्टेज है तो यहाँ पे करंट ऐड करोगे। बस इतनी सी बात याद है तो सारे फार्मूले बन जाएंगे। हो गया? यस सर। अब सर इसमें एक मिनट प्लीज। यस बोलिए। सर एक मिनट वेट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। डन सर, थैंक। हो गया ना? ओके। अब देखो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस वाले में, पोटेंशियल अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस। इसमें पूछा जाएगा करंट इन एनी रेजिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आपको B1 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? B1 निकालना पड़ेगा। तो देखो किसी भी का B1 निकालना है तो B1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल रेजिस्टेंस आपको सिस्टम का पता हो, है ना? टोटल रेजिस्टेंस पता है, उसके हेल्प से आप करंट निकाल ले जाओगे। तो बी डैश जो भी होगा, मान लेते हैं B1 निकालना है या BI निकालना है, तो BI इक्वल टू हो जाएगा आपका RI अपॉन R इक्विवेलेंट इनटू टोटल पोटेंशियल। ये कैसे आया? B बाई R इक्विवेलेंट हो जाएगा I और B इक्वल टू होता है IR, ठीक है? तो पोटेंशियल अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस इस फार्मूले से निकाल लेंगे। इसी तरीके से करंट अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है, आई की वैल्यू निकालना है, तो आई इक्वल टू कितना होता है? आई इक्वल टू होता है आपका बी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इक्वल टू बी बाई आर होता है। बस समझ में आ गई ना? आई इक्वल टू बी बाई आर होता है। तो ये आई इक्वल टू बन जाएगा, मान लो किसी का भी निकालना, किसी के, मान लो I1 निकालना है, तो I1 निकालना है तो आप टोटल करंट है, टोटल करंट को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ में, किससे? रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है? अभी इसको करके दिखाएंगे तो थोड़ा बेटर समझ में आएगा। मान लेते हैं दो होते आपके पास में, तो ये बन जाता R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है? यहाँ पे 3 है तो बाकी का अलग अलग करके, अभी चलो अभी करके आगे दिखाएंगे। इसको खाली लिख लो,
resistance of opposite branch, resistance of opposite branch divide by R इक्विवेलेंट। तो किसी में भी करंट निकालने का तरीका है ये, ठीक है। बाकी अभी बहुत सारे रूल पढ़ेंगे इस पे हम लोग, करंट को निकालने के लिए इस वाले को यूज करना पड़ेगा, हमें सॉल्व करके और निकालना पड़ेगा इनको, अगर दो से ज्यादा रेजिस्टेंस होंगे तो, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना फार्मूला नोट कर लें खाली कि I इक्वल टू टोटल करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच या ब्रांचेस डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, ठीक है। नोट कर लिए? Yes, sir. हाँ बोलो। कर लिया नोट। ठीक है, अब इसको देखो, दो रेजिस्टेंस के टर्म में इन चीजों को देख लेते हैं। अगर आपके पास सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस हो सीरीज में और पैरेलल में, तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा आपका, ठीक है। ये इस तरीके से दो रेजिस्टेंस हो आपके पास में R1 R2, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका R1 प्लस R2, ठीक है। और B1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 अपान R1 प्लस R2 हो जाएगा। B2 इक्वल टू हो जाएगा R2 अपान R1 प्लस R2, जो पीछे फार्मूला पढ़ा है हमने उसके हिसाब से। इस वाले केस में क्या होगा, अगर दो ही रेजिस्टेंस हो तो ये आपका R1 हो जाए, ये आपका R2 हो जाए, ये बैटरी जोड़ दिया हमने, तो इसमें R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 R2 अपान R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये I1 हो जाएगा, अपोजिट ब्रांच R2 हो जाएगी, अपान R1 प्लस R2, टोटल रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2। शायद हमने यहाँ पे R इक्विवेलेंट लिख दिया, इसको करेक्ट कर लो, ये टोटल रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। ये R1 प्लस R2 हो जाएगा, I2 कितना हो जाएगा, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपान टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, सीरीज में अगर एक रेजिस्टेंस आपका ओपन हो गया तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, जबकि पैरेलल में अगर एक खराब भी हो गया तो कोई बात नहीं है, अदर वे है और पूरी करंट उससे फ्लो कर जाएगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में अगर एक खराब हुआ तो पूरा का पूरा गया। आपके घरों में शादियों में जो झालर लगती है, डेकोरेशन लाइट लगती है, उसमें जो करंट होता है वो सीरीज में फ्लो करता है, ठीक है। Yes, sir. जबकि हमारे घर में जो होते हैं वो सारे पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं। पैरेलल में कनेक्ट करने का फायदा होता है कि एक खराब हो गया तो भी दूसरा चलता रहेगा, ठीक है। सीरीज वाले में क्या होती है, एक झालर की बत्ती बुझ जाती थी, पूरी झालर बंद हो जाती है जलनी, तो आके ढूंढता है कि कहाँ पे कौन सी बुझी है, ठीक है। तो जहां तक बुझी होती है उसके बाद वाले उसको कनेक्ट करता है, तब जाके आगे की लाइट जलती है, ठीक है। ओके, तो हाउस होल्ड में हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं, अब बाकी जब छोटे छोटे बल्ब को जोड़ के करना था झालोग्राम तो हम सीरीज कनेक्शन करते हैं, ठीक है। ओके, अब एक टर्म होता है कि आपके पास दो रेजिस्टेंस है तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तीन रेजिस्टेंस है तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, चार है तो कितने बन सकते हैं। इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है आपका 2 पावर n-1, ठीक है। लिख लो इसको, यूजिंग
using n conductors, of equal resistance the number of possible combinations is 2 power n minus 1. इसमें एक नोट है, अगर ये टोटली डिस्कनेक्ट होंगे तो ये 2 पावर n हो जाएगा। If the resistance of n conductors are totally different, then the number of possible combinations will be 2 power n। ठीक है, इसको नोट कर लो। इसके बाद में स्टार्ट करेंगे वो चीज जिससे बच्चे भागते हैं, तो हमें भागना नहीं है। ओके, देखो अब मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन दिया, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्टेप बाय स्टेप में रिड्यूस करेंगे। तो इस सर्किट में जो भी चीज आपको उठी हुई दिखे, अलग दिखे, पहले उसको रिड्यूस कर लो। तो सबसे पहले इस पार्ट को रिड्यूस करेंगे और इसकी जगह पे एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो बनाओ सर्किट, ये रेजिस्टेंस ऐसे छोड़ दिया जैसे था, इसको आपको चेंज करना है और ये जैसे ऐसे रह गया। ये बन गया आपका दूसरी सर्किट बन गई। ये 1 ओम दी हुई है, ये 1 ओम दी हुई है और इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो देखो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। यहाँ पे लिखो सिंस 2 ओम resistance are connected in parallel, therefore R equivalent will be R1 R2 upon R1 plus R2। कितना हो जाएगा, 2 into 2 upon 2 plus 2, ये 1 ओम हो जाएगा। यानी इसकी जगह पे हटा के 1 ओम रेजिस्टेंस का आप लगा सकते हो। सिंप्लीफाई हो गया। अगला स्टेप आपका होगा कि इन तीन के तीनों को हटा करके सिंगल रेजिस्टेंस लगाना है आपको। तो सिंगल रेजिस्टेंस लगाओ, सिंगल रेजिस्टेंस लगाओ। ये बैटरी हो गई आपकी, ये बैटरी हो गई। ये R इक्विवेलेंट है, ये निकालना पड़ेगा। तो सेकेंड स्टेप हो जाएगा, सिंस ऑल रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, therefore R equivalent is going to be R1 plus R2 plus R3, 1 plus 1 plus 1 कितना हो जाएगा, 3 ओम। तो R equivalent आपका 3 ओम हो गया। बात समझ में आ गई। इस तरीके से सक्सेसिव स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। अब R इक्वल टू आपने 3 ओम निकाल लिया है तो I निकल जाएगी। I इक्वल टू कितना होता है, B बाई R इक्विवेलेंट, ये 5/3 एम्पियर हो जाएगी। अब जब आपको I पता चल गई कि I आपकी 5/3 एम्पियर जा रही है इसमें,
तो आपको पता है जितनी आई यहाँ पे आएगी उतनी आई यहाँ पे जाएगी। यहाँ पे आई आकर के इनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी और यहाँ पे फिर से आपको यही आई निकल जाएगी 5/3 एम्पियर आई। तो इसमें करंट कितना 5/3 एम्पियर, इसमें कितना 5/3 एम्पियर, इसमें कितना कितना करंट होगा। तो देखो दोनों का चूंकि रेजिस्टेंस सेम है तो दोनों में सेम करंट चली जाएगी। कितनी जाएगी? दोनों में सेम करंट जाएगी। ये 5/6 एम्पियर इसमें जाएगी, 5/6 एम्पियर इसमें चली जाएगी। अब आपको वोल्टेज बताना है तो देखो यहाँ पे वोल्टेज 5 वोल्ट होगा, यहाँ पे वोल्टेज 5 वोल्ट होगा और यहाँ पे वोल्टेज चूंकि आप दोनों सेम है तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा 2.5 वोल्ट। B इक्वल टू आई आर से निकाल सकते हैं इसको। क्या करते हैं? B इक्वल टू आई आर से इसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. ओके। तो 5/3 वोल्ट दोनों के क्रॉस आपका पोटेंशियल हो जाएगा B इक्वल टू आई आर से। बात समझ में आ गई? इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो चीजें बहुत इजी। सबसे पहले इस पोर्शन को सॉल्व किया जो हमने ब्लैक किया हुआ है, इस वाले पोर्शन को। सर एक बार ये वाला पार्ट दोबारा बताना। हाँ? ये वाला पार्ट दोबारा बताना। देखो ये 3 रेजिस्टेंस है ऐसे लगे हैं, यस सर। ऐसे लगे हुए ना, ये 2R है, ये R है, ये R है। तो हमने सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व किया, ये दोनों सीरीज में थे तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? सीरीज में R प्लस R हो जाता है ना? यस सर। तो इसके जगह पे दोनों के जगह पे कितना आ जाएगा? 2R की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी। यस सर। अब जब ये 2R आ गई तो हमने देखा कि 2R किसमें जुड़े हैं? पैरेलल में जुड़े हुए हैं, है ना? यस सर समझ गया। पैरेलल में R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? R इक्विवेलेंट निकालते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से निकालते हैं। तो 2 दोनों है, 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4/4 इक्वल टू 1 ओम हो जाएगा, है ना? समझ में आ गया? यस सर। तो आपने देखा कि फाइनली जो पूरी की पूरी सर्किट दी हुई है दिस इज जस्ट इक्विवेलेंट टू R। ये पूरा पोर्शन जो दिया है ये इक्विवेलेंट टू R था। तो इस पूरे को हटा करके हमने यहाँ पे सिर्फ R लगा दिया। ओके, समझ में आ गया? यस ठीक बेटा, हटा दे इसको। यस सर। अब देखो इसी टेक्निक को यूज करेंगे आगे के लिए भी। एक को हमने सॉल्व कर लिया है, दूसरे वाले में देखते चलेंगे। देखो ध्यान से, ये R सीरीज में है तो इसका रिजल्टेंट आपका 2R बन जाएगा और ये 2R किस में है? पैरेलल में है, तो पूरा हट करके ये इक्वल टू 1 ओम का बन जाएगा। तो जो अगली सर्किट आपकी बन जाएगी वो सिर्फ इतनी बचेगी। सिर्फ इतनी बचेगी। कितनी बचेगी? ये 1 ओम हो गया, ये भी ये पूरा का पूरा 1 ओम बन गया आपका, है ना? ये आपका 2 ओम बचा हुआ है अभी तक, ये 1 ओम का है, ये 1 ओम का है। इसी तरीके से जब आगे बढ़ोगे तो 1 मिला के 2 हो जाएगा और 2 और 2 मिला करके फिर ये 1 हो जाएगा। तो ये पूरा भी रिड्यूस होकर के सिर्फ 1 ओम का बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये सर्किट ऐसे बन जाएगी। ये भी R हो गया, ये भी R हो गया, ये भी R हो गया। ये पॉइंट A और पॉइंट B हो गए। अब इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये और ये सीरीज में जुड़े हुए हैं तो ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें? 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा।
नीचे वाला 1r ही खाली है, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये आर है। अब ये 2r प्लस 1r का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। तो r इक्विवेलेंट पैरेलल में है तो 2 × 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2/3 ओम हो जाएगा। तो ये पूरी सर्किट आपकी चेंज होकर के एक लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, खाली ए बी और इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 2/3 ओम। ठीक है, तो जितनी बड़ी सर्किट आप यहाँ पे देख रहे थे, लास्ट में आपने देखा ये सारा कन्वर्ट होकर के क्या बन गई, एक लाइन में। ठीक है, यही काम इस पूरे चैप्टर में करना पड़ेगा अपने को। तो अगर अच्छे से स्टेप बाय स्टेप इसको विजुलाइज करके सीख लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा ये। अगर नहीं सीखेंगे तो फिर बार बार ढूंढते रहेंगे।